Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to take another poem of class 12 whose title is From an Elegy written in Country Churchyard. Student, elegy means क्या होता है? Elegy means होता है शोक गीत. Actually इस पोएम में दिखाया गया है जो पोएट है, इसके पोएट कौन है? टॉमस ग्रे. स्टूडेंट, इसको थॉमस नहीं रीड करेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? टॉमस. तो जो टॉमस ग्रे हैं वो एक कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं. वो कब्रिस्तान कहाँ है? गांव में. कंट्री चर्चयार्ड मीन्स वो गांव के कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं. और जब वो वहां खड़े हैं तो वहां उस गांव के लोगों की ढेर सारी कब्र उनको दिखाई दे रही है. वो लोग बहुत निर्धन थे, उनको ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे. तो उस कब्र को देखकर उनके प्रति वो बहुत सहानुभूति व्यक्त करते हैं. तो ये इस पोयम में सिर्फ उसी के बारे में बताया गया है और ये पोयम शाम के समय लिखी गई है. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, वन मोर थिंग. फर्स्टली आई विल टेल यू दिस पोयम कंप्लीटली इन हिंदी, वन स्टैंजा, एंड आफ्टर दैट आई विल रिपीट इन इंग्लिश. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम हिंदी में तो समझ लेते हैं लेकिन कैसे उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें ये बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार इंग्लिश में भी सुने रहेंगे तो आप इजिली उसको लिख पाएंगे. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. द कर्फ्यू टोल्स. कर्फ्यू मीन्स क्या होता है? कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजा घर की घंटियां. यानी जो गिरजा घर की घंटियां हैं वो शाम को बजती हैं. टोल्स मीन्स क्या होता है? बजती हैं. और जो वो किस लिए बजती हैं? क्योंकि वो अनाउंस करती हैं कि इट इज द एंड ऑफ द डे, कि अब दिन समाप्त हो रहा है, अब सब लोग अपने अपने घर जाएं. तो फिर से देखिए, द कर्फ्यू टोल्स. द नेल. नेल मीन्स क्या होता है? उस घंटी की जो आवाज है वो बताती है ऑफ पार्टिंग डे. वो घंटी की आवाज ये बताती है कि नाउ इट द डे हैज बीन ओवर, अब ये दिन समाप्त हो गया और अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं. सी नेक्स्ट, द लोइंग हर्ड. लोइंग मीन्स होता है जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं और रंभाते हुए. हर्ड मीन्स जानवरों का झुंड. यानी अब शाम का समय हो गया तो वो जानवर जो सुबह गए थे चारागाह में चारा चरने के लिए, अब वो शाम के समय विंड स्लोली यानी धीरे धीरे, जैसे हवा चलती है धीरे धीरे, वैसे वो भी धीरे धीरे ओवर द ली. ली मीन्स होता है चारागाह, मीन्स ग्रास लैंड. अब वो भी चारागाह से चारा चर के वापस धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहे हैं. द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली मीन्स द लोइंग हर्ड, ये जो रंभाते हुए पशु हैं शाम के समय वो भी धीरे धीरे विंड की तरह, हवा की तरह धीरे धीरे चलते हुए चारागाह से वापस आ रहे हैं. नेक्स्ट, द प्लोमैन. प्लोमैन मीन्स किसको कहते हैं? जो हल चलाते हैं यानी किसान. एट द प्लोमैन होमवर्ड, वो भी अपने घर की तरफ आ रहा है. प्लॉड हिज वेरी वे. स्टूडेंट, अब ये देखिए, वेरी वेरी मीन्स क्या होता है? थका हुआ. वे मीन्स रास्ता. अब रास्ता तो थका हुआ होता नहीं है, तो ये वेरी शब्द जो है वो प्लोमैन यानी किसान के लिए यूज किया गया. तो जो किसान है, जो थके हुए किसान है, जो दिन भर अपने खेत में काम करके वो भी अपने घर की तरफ चल दिए हैं, वो भी अपने घर की तरफ चलने लगे हैं. नेक्स्ट, एंड लीव्स द वर्ल्ड. लीव्स मीन्स और इस पूरे संसार को, लीव्स द वर्ल्ड टू द डार्कनेस एंड टू मी, और इस पूरे संसार को सब लोग अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं और मुझे भी. क्लियर? तो ये पोएम हिंदी में तो समझ में आ गया. अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे. दिस पोएम हैज बीन रिटन, these lines have been taken from our chapter whose title is An Elegy Written in Country Churchyard and who's composed by Thomas Gray. ये आप लिखेंगे. फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया कि इस स्टैंजा में किसके बारे में बताया गया है. तो कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिख सकते हैं, द पोएट इज सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड एंड ही इज टेलिंग अबाउट द पार्टिंग ऑफ द डे. क्लियर? ये आपका कॉन्टेक्स्ट होगा. एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? सी, द कर्फ्यू टोल्स मीन्स द बेल ऑफ द चर्चयार्ड इज रिंगिंग. ओके, यानी इसी बात को आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. द बेल ऑफ द चर्चयार्ड इज रिंगिंग एंड इट इज टेलिंग दैट द डिपार्चर ऑफ द डे इज कमिंग. Means it is the time to the departure of the day. The lowing herd and the cattle are coming back from the lee, from the grassland after grazing. This means all the animals are coming back
after grazing the grassland. Next, the plowman homewards. Even the farmer are coming back to home and they are completely tired after working from morning to evening. And the last, and the whole world is going to the darkness. And even I am also standing in the darkness. Clear, student? In this way, you can explain. Okay, now come to the stanza second and third. Okay, students, now come to the stanza second and third. Second stanza में क्या है? Beneath those rugged elm trees. Beneath means क्या होता है? नीचे. Those rugged means जो पुराने और भद्दे. Elms means क्या होता है? Elms जो होता है वो एक तरह का जंगली वृक्ष होता है. यानी अब ये जितने भी forefathers means क्या होता है? पूर्वज. यानी पोएट जो कहता है जब वो कब्रिस्तान में खड़ा है वो देख रहा है कि वहां पे ढेर सारी कब्रें हैं और उस कब्र में जो लोग हैं, जो गांव के पूर्वज हैं, वो हमेशा के लिए सोए हुए हैं, हमेशा के लिए दफन किए गए हैं. अब इस पैराग्राफ में वो ये बताता है कि उनकी जो कब्र है उसकी स्थिति कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है. अब वो क्या कहता है कि ये जो कब्र है वो बीनीथ दोज रग्ड एल्म, यानी जो एल्म ट्री है, एल्म का नाम तो नहीं आप एल्म ही याद रखिए, एक जंगली वृक्ष होता है, यानी उस जंगली वृक्ष के नीचे दैट यू ट्रीज शेड, और यू ट्रीज मीन सदाबहार, पेड़ की छांव में. यानी वो जो कब्र है वो एल्म ट्री के नीचे है और सदाबहार पेड़ की छांव में बहुत सारी कब्र हैं. वेयर हीव्स द टर्फ, और उन कब्र के ऊपर, हीव्स मीन्स उठी हुई है यानी उगी हुई है, क्या? द टर्फ यानी सूखी घास, और उन कब्र के ऊपर सूखी सूखी घास या जंगली घास उगी हुई है. इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, और वो जो हीप है, हीप मीन्स क्या होता है? जो टीला एक तरह से जो माउंट हो गया है, यानी कब्र का जो वो बिल्कुल उसकी कंडीशन बहुत खराब है और वो मोल्डरिंग मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे वो टूट रही है. कहने का मतलब ये है कि जो कब्र हैं वो धीरे धीरे टूट रही हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है और उनके ऊपर घास, सूखी जंगली घास उगी हुई है, और ये सारी कब्रें एल्म ट्री के नीचे और यूज ट्री यानी सदाबहार पेड़ की छांव में पड़ी हुई हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. ईच इन हिज नैरो सेल. नैरो मीन्स क्या होता है? बिल्कुल तंग, यानी हर जो पूर्वज है, हर गांव का जो इंसान है वो अपने नैरो, तंग, और सेल्स मीन्स कब्र, यानी वो अपनी छोटी सी कब्र में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है. फॉर एवर लेट, लेट मीन्स लेटा हुआ है, मीन्स ये लोग जो है वो हमेशा के लिए अपनी छोटी सी कब्र में लेटे हुए हैं, दफन किए गए हैं. द रूट फोरफादर्स. फोरफादर्स मीन्स क्या होता है? पूर्वज. यानी पोएट जो है वो पूर्वजों के बारे में ही बता रहा है, जो उस गांव के पूर्वज है. द पुअर फोरफादर, द रूट फोरफादर्स, यानी ये जो बेचारे पूर्वज हैं ऑफ द हैमलेट स्लीप. हैमलेट मीन्स क्या होता है? यानी हैमलेट मीन्स होता है गांव. छोटे से गांव के जो सारे पूर्वज हैं वो उसी छोटी छोटी कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं. स्टूडेंट, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द ग्रेव ऑफ हिज फोरफादर्स. क्लियर? अब क्या बताता है? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? द पोएट सेज दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, all the people who have died, all they are laid in their narrow cells, means narrow grave, and the condition of these graves is very bad. All these graves are under the elm trees and in the shade of yew trees. Okay, and they are so narrow and they are laid forever, nothing can wake them up. यानी वो इस तरह से सो गए कि उनको कोई भी जगह नहीं सकता. And their condition is very bad, and the dry and wild grass are there on the grave of these forefathers. Okay, student, now come to the stanza third. See, the breezy call of incense breathing moon. The breezy means क्या होता है? यानी breezy means बहुत सुगंधित, अच्छी. Incense means होता है सुगंधित. क्लियर? breezy means होता है बहुत जेंटल विंड, यानी बहुत अच्छी हल्की हल्की मध्यम हवा चलती है, तो उसे कहते हैं ब्रीजी कॉल. इंसेंस मीन सुगंधित. कौन सी सुगंधित हवा? सुबह की. क्लियर?
अब पोएट कहता है कि यह इस स्टैंजा में बताया है कि ये जो फोर फादर्स हैं वो सारे अपनी नींद में इतनी ज्यादा सोए हुए हैं कि चाहे आप जो भी कर लीजिए वो वहीं जगेंगे। अब उसी चीज को वो कैसे कैसे एग्जाम्पल देता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं फिर भी वो लोग कभी नहीं जगेंगे। चलिए देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न मीन्स ये जो सुबह की ठंडी ठंडी और जो बिल्कुल सुगंधित हवा है वो बह रही है, फिर भी इसका कोई असर उन पर नहीं हो रहा है। द स्वैलो ट्विटरिंग, स्वैलो क्या होता है? स्वैलो एक तरह का पक्षी होता है। ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना, यानी जो स्वैलो है वो भी ट्विटर कर रहा है, वो भी चहचहा रहा है। फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ बिल्ट मीन्स क्या हुआ? अपने तिनकों से बना जो उसका शेड है, यानी उसका जो नेस्ट है, जो उसका घर है, जो तिनकों से बना है, उस तिनकों से बने घर पर बैठकर वो ट्विटर कर रहा है, वो चहचहा रहा है, फिर भी इसका कोई असर उन लोगों पर, उन फोर फादर्स पर नहीं पड़ रहा और वो भी उनको नहीं जगा पा रहा है बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? द कॉक्स श्रिल, श्रिल मीन्स होती तीखी आवाज। जो कॉक यानी जो सुबह मुर्गा बांग दे रहा है उसकी तीखी आवाज भी, क्लैरियन मीन्स आवाज भी, यानी मुर्गे की तीखी आवाज भी, और इकोइंग हॉर्न या फिर जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो अपना बिगुल बजाते हैं ताकि और भी शिकारी इकट्ठा हो जाए, उनकी आवाज भी कोई असर उन पर नहीं डाल रही है। नो मोर शैल राउज, यानी वो उस ना तो कॉक की जो तीखी आवाज है वो उनको जगा पा रही है, ना तो हंटर्स का जो बिगुल बज रहा है वो भी उनको जगा पा रहा है। राउज मीन्स जगा पा रहा है। देम फ्रॉम देयर लोली बेड, यानी वो जो अपने लोली यानी जो अपने कब्र में लेटे हुए हैं वो कभी भी किसी चीज से नहीं जाग पा रहे हैं। क्लियर? तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द फोर फादर्स पुअर कंडीशन. What he says, he just shows sympathy towards them. He says that all these people are lie buried, यानी दफनाए गए in their graves and nothing can wake them up, यानी कोई भी उनको जगा नहीं सकता. Even the wind is blowing slowly and it is full of smell. It does not create any impact on them and they are just lie buried, they are just sleeping. Next, the swallow is twittering from its nest, which is built of straw, but it doesn't create an impact on them, and they are not waking. Next, the shrill voice of the cocks and even the hunter's horn, which they are blowing to collect all other hunters, still it doesn't have any impact on them, and it is not successful to wake them up, to awaken them. Okay, and all they are lie buried in their graves. Okay student, I hope this will be clear to you. Second and third stanza. Now we go to the stanza fourth and fifth. Okay student, one more thing, we should mark the figure of speech also. तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये देखिए. द स्वैलो ट्विटरिंग, फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने सुना होगा, सिमली मेटाफर, एक वीडियो में उस पर भी बनाऊंगी. तो द स्वैलो ट्विटरिंग यानी जब साउंड से रिलेटेड कोई चीज होती है, साउंड के बारे में बताया जाता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमेटोपोइया. तो यहाँ क्या है, जो स्वैलो है वो ट्विटर कर रहा है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? आपकी फिगर ऑफ स्पीच हुई ओनोमेटोपोइया. इसको मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ओके. तो ये वाली फिगर ऑफ स्पीच है. क्लियर? इसी तरह स्टैंजा 1 में जो फर्स्ट लाइन थी, द कर्फ्यू टोल्स, वो भी यही फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि वो बताती है कि कर्फ्यू यानी बेल बज रही है. तो जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वो होता है ओनोमेटोपोइया. ओके स्टूडेंट, चलिए कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Okay students, let's see stanza 4th and 5th, and both these stanzas are very very important. इसलिए इन दोनों स्टैंजा को आप बहुत केयरफुली पढ़िए. इस स्टैंजा में क्या कहा गया है? जब पोएट जो होता है वो इन लोगों की दयनीय दशा को देखता है तब उसको बहुत सहानुभूति होती है, और जो उनके दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए वो इस पर बयां करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. Let not ambition mock their useful toil.
एम्बिशन मीन्स क्या होता है? एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षा मतलब नहीं है, बल्कि वो लोगों से मतलब है जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। तो पोएट कहता है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, मॉक मीन्स होता है उपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना। वो कहता है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उन लोगों को, इन गरीब लोगों की यूजफुल यानी कठिन, टॉल मीन्स परिश्रम, इन गरीब लोगों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉयज, होमली मीन्स उनके जो एकदम साधारण, जॉयज मीन्स खुशियां थी, साधारण खुशियां थी, साधारण जीवन जीने का ढंग था। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मीन्स होता है थोड़ा अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ इसको क्या मतलब उसको निकल रहा है अंधकारपूर्ण। कहने का मतलब पोएट कहता है जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनको इन गरीब लोगों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही इनके साधारण जॉय, जो साधारण सी खुशियां होती हैं, साधारण चीजों में उनको जो खुशियां मिलती हैं, उनका उपहास करना चाहिए। डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, वो पोएट कहता है कि इनकी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, इनका भाग्य भी इनके लिए बड़ा अस्पष्ट रहा है, यानी इनका भाग्य भी बहुत अंधकारपूर्ण, अंधकार में रहा है, कभी भी भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ लाइन देखिए, नॉर ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स होता है बहुत शानदार यानी शक्तिशाली। हेयर विद अ डिस्डेन स्माइल, डिस्डेन मीन्स है घृणा से भरी हुई। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स मीन्स जो इनके छोटे छोटे और साधारण जीवन के अभिलेख हैं। ऑफ द पुअर, यानी ये इसका मीनिंग यहाँ फोर्थ लाइन से शुरू होगा कि जो गरीब लोगों के छोटे छोटे और साधारण इतिहास है, साधारण जीवन का जो अभिलेख है, अमीर लोगों को, शक्तिशाली लोगों को, उसको घृणा से नहीं देखना चाहिए, घृणा से नहीं सुनना चाहिए, और ना ही उस पर स्माइल करना चाहिए, यानी उसको जो है बहुत घृणा पूर्वक ना तो उसको सुनना चाहिए और ना ही घृणित स्माइल यानी घृणा से भरपूर स्माइल करनी चाहिए, मुस्कान देनी चाहिए। कहने का मतलब उनको, जो रईस लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनको गरीबों की छोटी छोटी और साधारण जीवन पर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही घृणा से भरी हुई मुस्कान देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इन दिस स्टैंजा the poet shows his sympathy to the poor people who are light buried, okay, and he says that the ambitious people should not make fun of their simple living and simple life and the way of getting joys का क्या? The simple joys and the way of getting joys. Their fate never smiled at them. एंड मीन्स उनका फेट, जो उनका भाग्य था, कभी भी उनके साथ नहीं रहा। नेक्स्ट ही सेज दैट द रिच पीपल, द एम्बिशियस पीपल, द पावरफुल पीपल शुड नॉट लिसन द हिस्ट्री ऑफ दीज पुअर पर्सन्स विद अ डिस्डेन स्माइल, मीन्स दे शुड नॉट मॉक एट देम। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। वन मोर थिंग स्टूडेंट, ये जो पहली लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, इसमें जो एम्बिशन है इसको क्या कहा गया? एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन जो एम्बिशन है उसको ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये कोई ह्यूमन बीइंग हो, यानी एम्बिशन जो है वो उसे हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। एम्बिशन तो हंसी उड़ाएगी नहीं, कहने का मतलब है कि एम्बिशियस इंसान को हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ एम्बिशन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, यानी इसको मानव का रूप दिया गया है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट ये याद रखिए, ये सब आप ही के सिलेबस में जितनी पोएम्स है उसी में से उठाकर आपका फिगर ऑफ स्पीच स्कूल में एग्जाम में आता है। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। अब इसमें क्या है? द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। बोस्ट मीन्स क्या होता है? शान बघारना, डीगे मारना। हेराल्ड्री मीन्स जो लोग उच्च कुल में जन्म लेते हैं वो अपने उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान करते हैं, डींगे मारते हैं। एंड पॉम्प ऑफ पावर, और कुछ लोग अपनी शक्ति का मतलब शो ऑफ, शान, पॉम्प मीन्स क्या होता है? शो ऑफ करते हैं, वो अपनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं और उसके डींगे मारते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी,
और कुछ लोग जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं वो अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। ऑल दैट वेल्थ, और कुछ इंसान जो होते हैं वो अपने वेल्थ, अपने धन के बारे में बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते हैं। क्लियर? अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर। इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य रूप से, ऐसी चीज जो सबको आती है। कहने का मतलब अवेट्स अलाइक, अलाइक मीन्स समान रूप से, अवेट मीन्स प्रतीक्षा करती है। चाहे वो अमीर लोग हों जो अपने उच्च कुल में जन्म लेने का बहुत ज्यादा अभिमान करते हो, अपनी पावर का बहुत दिखावा करते हो, या अपनी ब्यूटी का बहुत घमंड हो, या अपने पास जो धन है उसका घमंड हो, चाहे वो लोग हों चाहे दूसरी तरफ गरीब लोग हों। लेकिन ये जो इनएविटेबल आर है, यानी जो अनिवार्य रूप से आने वाली मृत्यु है, वो सबको आती है। अवेट्स मीन्स इंतजार करती है, अलाइक मीन्स सबको समान रूप से इंतजार करती है। कहने का मतलब कि वो जो मृत्यु है वो सबके लिए समान रूप से इंतजार करती है, यानी वो सबको समान रूप से आती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ मीन्स क्या होता है? रास्ते। ग्लोरी मीन्स यश, यानी चाहे आप अपनी जिंदगी में जितना भी यश कमा लें, लेकिन लीड्स, लेकिन ये सारे रास्ते कहाँ को जाते हैं? बट टू द ग्रेव। ये सारे रास्ते ग्रेव की ओर, कब्र की ओर जाते हैं। यानी हम चाहे जितने रईस हो जाए, मृत्यु सबको समान रूप से आती है, और जितने भी यश है, चाहे जितना यश हम कमा लें, सब हमें कब्र की ओर ही ले जाता है, यानी एक दिन सबको मरना है। Clear, student? How will you say in English? The poet says that so many people are there who are boasting. Boasting of means शेखी बगाना, boasting of their power, of their birth, which they have taken in the rich family. They are proud of their beauty and their wealth. But the death makes no distinction between rich and poor person. It comes inevitably to everyone without making any differentiation. Death is the ultimate end of life. All the glory, whatever you have got, it ends into death. And everything has an end, that is death. Okay student, I hope this will be clear to you all. और इसे अच्छे से रिवाइज करिए। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कर्फ्यू टोल्स, जिसमें आपको ये बताया गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपोइया। क्लियर? तो फर्स्ट और ये फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों स्टैंजा आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू।